अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और सवाल है इस वक्त कोविड-19 की मौजूदा लहर का, पांचवी लहर जिसमें तेजी से इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पे जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के वो टारगेट हैं इस दफ़ा। कराची में 41% तक सूरत पहुंच गई है, इसी तरह से हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वापस हम उसी तरफ जा रहे हैं कि लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। एनसीओसी ने जो अब फैसला किया है उसके मुताबिक इंडोर डाइनिंग्स की बात की जाए, शादी हॉल्स की बात की जाए, और 12 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो अल्टरनेट डेज में जाएंगे। इस वक्त कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कोविड की, ये हम जानेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा महसूस हो रहा था पिछले 5-6 महीनों के अंदर कि शायद हमारी कोविड से जान छूट चुकी है और ये कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ये जो है हम सब की ज़िंदगियों में मौजूद है और इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये जो नई लहर है कोविड की, इसका जो है मुकाबला हो रहा है। इसका मुकाबला कैसे करने चाहिए, इसके मुख्तलिफ फार्मूले हैं। प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं वो यही है कि हमारी इकॉनमी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉकडाउन नहीं होगा, इकॉनमी चलती रहेगी। लेकिन फिर कराची में बैठ के आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ वही माजी का एक मसला है कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ कहती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो अभी खास तौर पे हम बात करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में तालीमी इदारों के हवाले से, रेस्टोरेंट्स के हवाले से, मैरिज लॉन्स जो हैं उनके हवाले से कि वहाँ क्या सूरत थी और है और कैसे आगे जो है ये इदारे चलेंगे। तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर आयशा खलील साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट हैं, इलाज टेलीमेडिसिन से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना रईस अहमद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं कराची मैरिज हॉल्स लॉन्स बैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तारिक शाह साहब, आप चेयरमैन हैं ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वकास अजीम साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, इसके साथ साथ कन्वीनियर हैं एफपीसीसीआई स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेस्टोरेंट्स के। और लास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद आमिर अली साहब, आप डायरेक्टर हैं स्मार्ट स्कूल के, इंस्पायर स्कूल से एजुकेशनिस्ट हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। गो के पूरी दुनिया ने इतने नुकसान उठाए इस कोविड की वजह से और पूरी दुनिया से खबरें आती रहीं, फिर लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी आज भी ऐसी है कि जो कहती है कि भाई ये कोई चीज़ नहीं है कोरोना वगैरह, हम इसको नहीं मानते। यानी मैं खुद सरप्राइज होता हूँ जब मैं पब्लिक के दरमियान बाज़ारों के अंदर हमने शोज़ किए, लोगों से पूछा, लोग कहने लगे नहीं भाई कोई मास्क नहीं पहनना, कुछ नहीं करना, ये कुछ भी नहीं है कोरोना। अच्छा, तो मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन को पाकिस्तान में डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट किया ना कोविड ने। पाकिस्तान रिलेटिवली ब्लेस्ड था इसलिए कि हमें उस तरह का नुकसान नहीं बर्दाश्त करना पड़ा अमवात के हिसाब से जिस तरह पूरी दुनिया को बर्दाश्त करना पड़ा। हमारी मिडिल क्लास को और अर्बन सेक्टर को बहुत बड़ा हिट किया। 2020 में जो ईद उल फितर के बाद का जो टाइम था वो कराची के लिए, क्योंकि मैं कराची में प्रैक्टिस करती हूँ, वो नाइटमेयर था। पूरा दिन हम फ़ोन पे होते थे, लोग एम्बुलेंस में लेके अपने रिश्तेदारों को लेके चल रहे होते थे और हॉस्पिटल में जगह नहीं होती थी। एंड मोस्ट ऑफ देम वर फेटल, या फेटल थे या आईसीयू में थे। यानी लाखों, एक फैमिली की इकोनॉमी तबाह हो जाती है अगर आईसीयू में 40 दिन आपका पेशेंट रह जाए, बिकॉज वो वो तो बेहिसाब खर्चा है वो। वो उसके बाद वैक्सीनेशन से बहुत फ़र्क पड़ा है दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी। हालांकि हमने उतना नहीं उसको अडॉप्ट किया जितना फ्रीली गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। वैक्सीन जितनी है उस हिसाब से लोगों की अपटेक फिर भी कम है, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन से ये फ़र्क पड़ा है कि अभी की जो वेव है उसको आप बहुत हल्का ले सकते हैं क्योंकि वो माइल्डर डिजीज़ है, मगर वो 30% ज़्यादा जल्दी लगती है। इसलिए अब आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे जो सर कोविड पॉजिटिव होंगे। नहीं, लेकिन कोविड पॉजिटिव होंगे और तादाद बहुत बढ़ रही है, और जैसे कराची में 41-42% पे चले जाना फिगर तो बहुत बड़ा फिगर है। और इसमें कुछ दिन ऐसे भी आए कि इतनी बड़ी तादाद पॉजिटिव की आई जितनी माजी में नहीं आई थी, जब बहुत खतरनाक सूरत भी थी। ज़्यादा जल्दी लगता है ना, ओमिक्रॉन ज़्यादा लगता है, ओमिक्रॉन की बात करें ज़्यादा जल्दी लगता है। लेकिन इस जब लोग ये कह रहे हैं कि जब ये इतना नुकसानदेह नहीं है तो फिर हमें क्या ज़्यादा परवाह करनी चाहिए इसकी? ज़्यादा परवाह से मतलब परवाह तो बेसिकली पूरी दुनिया के जब भी मेडिकल जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या गवर्नमेंट है वो दो ही परवाहें कह रही है ना, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और जब
2 से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे हो जो एक फैमिली से बिलोंग ना करते हो तो मास्क पहन लें। ये तो बहुत हल्की फुल्की परवाह है, दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट। स्कूल्स में करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इवन शादियों में करना मुश्किल नहीं है। आप टेबल्स को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि जो एक न्यूक्लियर फैमिली है उसके 7-8 लोग इकट्ठे एक टेबल पे बैठ जाए। यू विल जस्ट हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि आप जिंदगी को वैसे ही गुजारते रहें उसके साथ, और आपको इकोनॉमिक प्रेशर ना पड़े। अगर 30% ज़्यादा लोगों को लगेगा तो 4 गुना ज़्यादा मोर्टेलिटी होगी, तो मोर्टेलिटी होगी। और अगर वैक्सीनेट नहीं होंगे तो नया स्ट्रेन आएगा और वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं लेकिन कर इस वक्त सकता। जो वजीर आला सिंध भी बात कह रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, आईसीयू में लोगों का जाना बहुत कम है, relatively कम है। यानी सीरियस कंडीशंस जो हैं उस पर लोग नहीं हैं, हॉस्पिटल पे जो दबाव होना चाहिए वो नहीं है इस वक्त। जी बिल्कुल नहीं है ना, तो वो वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट है ना। तो अगर आप अब वैक्सीनेट नहीं करें, जो अनवैक्सीनेटेड लोगों, अभी भी जो ओमिक्रॉन ज्यादा हो रहे हैं ना, जिनको हॉस्पिटल आना पड़ रहा है वो अनवैक्सीनेटेड है। अभी भी जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको थोड़ा सा बुरा ओमिक्रॉन है, ज्यादा बुखार है या ज्यादा उनकी तबीयत खराब है, वो अनवैक्सीनेटेड है। उनमें इतनी तेजी से जरासीम रिप्रोड्यूस करता है कि वो ज्यादा म्यूटेंट स्ट्रेन्स निकालेंगे, और उनमें से कौन सी फिर उतनी बुरी होगी जितनी 2020 में थी वो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। बिल्कुल, तो लोगों को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है कि आप जो हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स, बिल्कुल प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो आप बहुत ज्यादा इसमें ख्याल करें। क्योंकि अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई इससे डेथ रेशो कम है, चलें ठीक है, ये मान लिया आप वैक्सीनेटेड भी हैं, आपने जनाब बूस्टर भी लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब आपके 10-12 दिन 14 दिन तो गए। जब भी कभी इस तरह की सूरत होती है तारिक शाह साहब, जब हम इसमें फंसते हैं कोविड की सिचुएशन में, तो सबसे पहले जो तस्करा आता है वो स्कूल का आता है, और यानी जो नुक्ता आगाज़ होता है लॉकडाउन का, उसका आगाज़ की जगह स्कूल है। तो अभी भी सूरत यही है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को अल्टरनेट डेज बुलाना है। आप क्या समझ रहे हैं कि बच्चों के अंदर, मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा, लेकिन बच्चों के अंदर जो इतना इस वक्त फोकस किया जा रहा है, तो आप लोगों ने इस पर हुकूमत ने जो ये पाबंदी लगाई है इस पर क्या रिएक्शन दिया है? देखिए, हम तो बारहा ये कहते रहे हैं कि स्कूल जो हैं वो सबसे एंड लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि इतने कोविड केसेस के बाद जो है जब बच्चा वापस स्कूल आता है, लॉकडाउन के बाद वापस स्कूल आता है, तो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका होता है वो। और इतने तवील अरसे जो बीच में रहे हैं लॉकडाउन के, उसमें लर्निंग लॉसेस भी बहुत हुए हैं। तो अब तो अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम गवर्नमेंट को भी अब रियलाइज़ हो रहा है कि बच्चे किस तरह लर्निंग लॉसेस से गुजर रहे हैं, ब्लैंक हो गए हैं, राइटिंग स्किल्स ख़राब हो गई हैं, उनकी अटेंशन सीख करना बहुत मुश्किल काम हो गया है क्लासरूम के अंदर। तो उसके बाद अब जो ये ऑल्टरनेट डेज है हमें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो हम भी ये नहीं कहेंगे कि हमें पढ़ाना है, ऑब्वियसली हमें भी उस कोविड केसेस को मद्देनजर रखते हुए स्कूल को भी लेकर चलना है। तो ऑल्टरनेट डेज बच्चे आएंगे, लेकिन कम से कम ऑल्टरनेट तो आए, अब कम से कम इसको फुल्ली लॉकडाउन की तरफ लेके ना जाया जाए, क्योंकि उसमें फिर ज्यादा मसाइल आ जाते हैं। ऑल्टरनेट डेज में आते हैं तो उसका मतलब ये कि एक बच्चा 3 दिन जो स्कूल आएगा, exactly. और वो उसकी वो हाफ क्लास हो जाएगी, एक बेंच पे वो अकेला बैठेगा, डिस्टेंस से बैठेगा, मास्क यूज करेगा, 50% स्ट्रेंथ के साथ आ रहा होगा, और वो डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी, बच्चों के जो इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाएगा जो आपस में होता है। इसके साथ साथ ये भी एसओपीज हैं कि ब्रेक टाइम, असेंबलीज और ये सब चीज़ें भी बंद कर दी गई हैं। इवन कैंटीन्स तो खैर बहुत अरसे से बंद हैं, तो वो जो सोशल इंटरेक्शन वाले टाइम्स होते हैं वो भी उससे भी बच्चों को बचाया जा रहा है। इसमें डॉक्टर साहब वेरी क्विक आप बताएंगे कि ये बच्चों पे ओमिक्रॉन या ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है, 5वीं लहर है, ये कहा जा रहा है कि इफेक्ट कर रही है, कैसे कर रही है बच्चों पे? क्योंकि बच्चों का तो बिल्कुल हम पहले कहते थे माइनस है, बच्चों का तो कोई परवाह ना करे। पाकिस्तान में बाहर, पाकिस्तान वाज ब्लेस्ड, हमारे यहाँ बच्चों का वो हाल नहीं हुआ। अमेरिका में बच्चों के लिए डेडली था कोविड, ठीक है। सो बच्चों के लिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि बच्चों के लिए अगर 50% अटेंडेंस है, और स्कूल में एक्चुअली जो नाक से नीचे मास्क पहनना है ना, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो स्कूल में अगर आप सिर्फ मास्क पहना दें टीचर को और बच्चों को, तो यू कैन गो अबाउट लाइफ एज यूजुअल। बच्चे बच जाएंगे आपके, आप उन्हें पढ़ा भी सकेंगे। आपको सिर्फ थोड़ी सी डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल चिपक के ना बैठे हों। और ब्रेक टाइम में आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे कभी कभार बारिश में लोग करते हैं कि आधी क्लास को जाने देते हैं, आधी क्लास को अंदर रखते हैं, फिर 10 मिनट बाद तो आप उन्हें 10 मिनट्स पे भेज सकते हैं कि 10 मिनट्स के लिए चले जाएं, वो आधी क्लास निकलेगी, दूर दूर बैठ के अपना लंच खाएं, वापस आ जाएं। बिकॉज कैंटीन वाले का भी तो बिजनेस है ना, आप हर बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, तो आप स्कूल की कैंटीन वाले को क्यों रोकना चाह रहे हैं? So, हम तो नहीं रोक रहे, गवर्नमेंट एसओपीज है। मतलब व्हाट आई मीन इज दैट यू नो, तो जब आप बात करते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो यू कैन बेसिकली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि लोग भूखे मर रहे हैं, दैट्स नॉट इनफ। यू हैव टू सजेस्ट ऑप्शंस
ठीक कि आप इसको टैकल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी जब हमने सिचुएशन देखी, जब सब चीज़ें ओपन थी, तो पाकिस्तान में जो ये सीज़न गुजरा है पिछले 2 महीनों का, इसमें इतनी शादियां हुई हैं कि हमने शायद बाजी में कभी इतनी शादियां नहीं देखी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि भाई अभी ओपन हुआ है सब कुछ, तो चलो जो जिसकी भी शादी रह गई है वो हो जाए। इसी तरह से रेस्टोरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा रश। तो हमारे पास नुमाइंदे 2 लोग मौजूद हैं, लीडर्स मौजूद हैं रेस्टोरेंट एसोसिएशन से और मैरिज लॉन एसोसिएशन से। इनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल थी और अब इनको आगे क्या चैलेंज है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान में चैलेंज मौजूद है कोविड के हवाले से, और लोग इस वक्त बेनता तशवीश में हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 साल गुजरे हैं और उसमें जब मुकम्मल लॉकडाउन भी रहा पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में, तो पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो बहुत ख़राब रही। बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हुए और एक बड़ा ख़तरनाक जो है सूरत हाल रही। अभी भी लोग तशवीश के अंदर हैं कि अगर हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं तो कैसे आगे मईशत का पहिया चलेगा। गो के बेहतर हालात के अंदर भी जो पिछले 6 महीने गुजरे उसमें भी माशी हालात पाकिस्तान में बेहतर नहीं रहे और महंगाई बहुत ज़्यादा रही। तो राना रईस अहमद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं कराची मैरिज हॉल्स लॉन बैंक्वेट ऑनर्स एसोसिएशन के। तो एक तो आप लोगों ने पिछले 3 महीनों में, मेरे ख्याल से मुझे तो लग रहा है शायद 3 शिफ्टों में शादियां निपटाई हैं, यानी इतनी शादियां हुई हैं पाकिस्तान के अंदर ना। तो मेरे ख्याल से पूरे साल का तो कवर कर लिया होगा आपने। तो अगर आप 1 महीना 2 महीने बंद भी हो जाते हैं आपके मैरिज लॉन तो कोई मसला नहीं है, इट मीन्स। सबसे पहले तो मैं पैरामेडिकल स्टाफ का जो है वो उनको खैराज तहसीन पेश करता हूँ। ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क बंद था, बल्कि पूरी दुनिया बंद थी, उस वक्त में भी अपनी फैमिली की परवाह किए बगैर इन्होंने काम किया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उससे हटकर होती हैं। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। आप एक चीज़ को समझे, 2 रमज़ान हमारे जो गुजरे लेबर के, हमारे मेंबरान के, वो किस हालत में गुजरे, गवर्नमेंट ने नहीं हमें कोई रिलीफ पैकेज दिया। नंबर 2 पर तीसरा रमज़ान आ रहा है। हमने हर दफ़ा यही बात गवर्नमेंट से की है, अगर आप कोई इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं तो हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें बुलाएं, हमारे साथ बैठें। देखें मेन चीज़ क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। मैंने ये देखा बहुत सी शादियों में हम भी गए, तो कोई मतलब मास्क नहीं पहना हुआ। मतलब अभी पिछले जो 4 महीने गुजरे हैं इसमें तो कहीं कोई SOPs का ख्याल नहीं देखा गया किसी मैरिज हॉल के अंदर। देखिए, अगर ये कहना, मैं भी अगर ये कहूँ कि 100% ख्याल रखा गया, ये भी मुनासिब नहीं होगा। देखिए, SOPs का हमने बारह ख्याल रखा है। ये कहना कि बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, हमने स्पेस जो हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर क्या है कि स्पेस जो है वो ज़रूर रखना है, एक डिस्टेंस कायम रखना है, उसका हमने ख्याल रखा है। देखिए, आप ये देखें, आप किसी गवर्नमेंट इदारे में जाएं, किसी और सेक्टर में जाएं, क्या आपको वहाँ पे दरवाजे के बाहर कोई मास्क देता है? किसी गवर्नमेंट इदारे में बाहर मास्क देता है? आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, ना सैनिटाइज करवाता हुआ नजर आएगा। मैरिज हॉल के बाहर नजर आएगा। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मैरिज हॉल्स के अंदर लिटरली ऐसे ही है कि अमूमन आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। 80% जो गेस्ट आए हुए थे वो फैमिलीज में आए हुए होते हैं, वो इंडिविजुअल टेबल्स के ऊपर बैठते हैं। ये तो आपका 90% जो काम है वो इसमें फुलफिल हो जाता है कि आपने एक डिस्टेंस कायम रखा है। बेसिक मसला है क्या, आप ये देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी यही कहना है कि कारोबार बंद नहीं करना। अब पूरी दुनिया जो है खुलती, आज आप देखें यूके के अंदर क्या हुआ है, उन्होंने नो मास्क और सारी चीज़ें, वर्क फ्रॉम होम को भी ख़त्म किया है। तो कराची के अंदर बोला जा रहा है पॉजिटिविटी रेशो 41% है, सही है। 3.5 करोड़ की आबादी में ये टेस्टिंग कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते, रैंडम टेस्टिंग क्यों नहीं करते? पंजाब में 4-5 जो है वो एयरपोर्ट्स हैं, कराची में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, सारी आती हैं, यहाँ पे टेस्ट होते हैं, सारे कराची के उसमें आ जाते हैं। फंसता कौन है? कराची का ताजिर फंसता है। आप देखें, इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आप रैंडम टेस्टिंग करें, आप जाएं गवर्नमेंट इदारों में भी जाएं, आप और सेक्टर्स में भी जाएं, वहां पे जाके आप रैंडम टेस्टिंग करें। अभी आपको क्या ऑर्डर्स मिले गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से हमें NCOC की तरफ से और सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर यही ऑर्डर मिले, 24 से जो है वो शादी हाल इंडोर जो है उसको बंद कर दिया जाए, बस। ठीक है। देखिए, हमारे साथ एक बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर लेबर जुड़ी हुई है, हमारी अलाइड इंडस्ट्री है, ये डोमेस्टिक इकोनॉमी चल रही होती है सर। सिर्फ शादी हाल दिखने को शादी हाल है, उसमें केटरिंग,
उसमें फर्नीचर, ज्वेलरी, कपड़ा, जो भी डोमेस्टिक इकोनॉमी है इसी से बूस्ट कर रही होती है। लास्ट टाइम भी जो 1.5-2 साल बंद किया है, उसके बाद जब हमारी इनके साथ बात हुई, हमने समझाया खुदारा आप इसको खोले, फिर मार्केट के हालात देखें, आप उस फिर आप फैसला वकार साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। रेस्टोरेंट्स को आप डील करते हैं, वकार अजीम साहब, तो अब जिस तरह शादी हॉल्स को जो है इंडोर बंद किया गया, इसी तरह से रेस्टोरेंट्स भी इंडोर डाइनिंग जो है बंद की गई है, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जब पूरी दुनिया अब इस वक्त तकरीबन इस कोविड के बहरान में से निकलने की बात कर रही है, तो पाकिस्तान उसमें दोबारा घुसने का अज़म लेकर शुरू हो गया। आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को समझने की ज़रूरत है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ ये इस वक्त पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट, आप समझें कि ये इस वक्त वो है इंडस्ट्री है। पिछले 2 सालों में बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर्स दे रहे हैं, बिल्कुल, और इसके अलावा बहुत से रेस्टोरेंट जो हैं अब जो ओपन हुए हैं, ज्यादातर वो ओपन एयर हुए हैं, तो इस तरह तो ये चलती रहेगी जो इंडस्ट्री है। देखें, इसमें जो इंडोर डाइनिंग जिन जगह की बंद हुई है, खुसूसन आप जब पॉश एरियाज में, इंडोर डाइनिंग हैं कहाँ, आप जाएंगे तो कराची को ही देख लें तो जितने पॉश एरियाज हैं उनमें मौजूद हैं। आप उनके रेंट्स तो चेक करें। आप बगैर स्टेक होल्डर से बात किए, हम अभी इस पे दम नहीं ले रहे कि जी 24 तारीख तक चलो खुले, अभी फ्रीजर में सामान पड़ा हुआ है जो कि चलो वीकेंड तक कुछ निकल जाएगा। अब ये सारा लाखों रुपए का सामान है, जाया होगा। ये जो लाइबिलिटीज खड़ी होंगी, जो लोगों को हमने चेक्स दिए हुए हैं, जो वेंडर्स की पेमेंट्स हैं, जो रेंट की पेमेंट है, जो यूटिलिटी बिल्स आके खड़े हो गए हैं, जो SRBs है, जो सारी चीजें, इसका कोई हमसे, यानी अब पिछली दफा भी जब हम बंद हुए हैं कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात नहीं आई, बल्कि उल्टा उस बंद होने के दौरान जो हमारे चालान और ड्यूज बाकी थे उसके बाकायदा हमें नोटिस आए और जबरदस्ती वो नोटिस हमारे, कहते हैं ना, वो नरखरे पे हाथ रख के निकलवाए गए। तो कोई सुनवाई उसमें नहीं थी। ये आप समझें कि जो जितना भी कारोबार रेस्टोरेंट का लगा हुआ है पूरी दुनिया में, सबसे पहले अगर उन्होंने किसी जगह खोला तो उन्होंने रेस्टोरेंट्स को इसलिए खोला क्योंकि उसके साथ पूरी इकोनॉमी, इकोसिस्टम है जिसको लेके चलता है ना। आप समझें कोई 45 से 50 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो उसका टर्नओवर था रेस्टोरेंट का, ये कोई 1100 अरब रुपए से ज्यादा हो गया था। लाख लोग से ज्यादा लोग इसमें, लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट थे, कोई 22 लाख 24 लाख लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, और आप उसको ऐसे ही यूं क्लिक करते हैं और बंद कर देते हैं। तो आपको अंदेशा है कि पिछले 2 सालों में जो इंडोर डाइनिंग जब बंद हुई तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हुए, तो अभी भी कुछ तशवीश पाई जाती है? सवाल से शदीद तशवीश है, क्योंकि वो तो पिछली बार की जो हालात से उससे लोग बाहर नहीं निकले, और अब जो ये सिचुएशन आई है इसके बाद तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा, कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। एक तो ये जो वेरिएंट है ये कब जाएगा, इसकी क्या सद्देबाब है। फिर जो दूसरा मसला है वो ये है कि जो दूसरा नया वेरिएंट आने वाला है जो कि आएगा, उस वक्त ये क्या करेंगे, उस वक्त भी क्या यही करेंगे? तो ये ऑन ऑफ का बटन लगाया हुआ है इन्होंने। इसका मतलब ये हुआ जावेद साहब, मकसद हमें जो है रिलैक्स नहीं होना चाहिए, कि हम जो रिलैक्स हो जाते हैं कि जनाब अब तो ये बस कोविड चला गया, खत्म हो गया, अब बस हम आज़ाद हो गए। हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो तब्दीली लानी होगी, और हमें एहतियात जो है उसको छोड़ना नहीं होगा ताकि हम सस्टेन कर सकें। आई थिंक कि अब हमें इसको नॉर्म बना लेना चाहिए कि ये नॉर्म है, और एक वेरिएंट आया, दूसरा वेरिएंट आया, बल्कि हमारी लाइफ का एक पार्ट है, और शायद अब ये चीज़ हमसे कभी जाए ना। जिस तरह से इन्फ्लुएंजा के बारे में कहते हैं कि फ्लू जो आया वो अब रह गया हमारे साथ इस दुनिया में, ये शायद ये भी जो है वो कोविड भी जो है शायद हमारे साथ रहेगा। अब हमें उसके साथ किस तरह से एडजस्ट होना है, किस तरह से उनके साथ, इसका ये मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम स्कूल्स को बंद कर दें। इसका इम्पैक्ट आएगा, और इसका इम्पैक्ट जो है आज नहीं, आज से 10-15 साल तक आता रहेगा, क्योंकि जनरेशन जब पूरी क्रॉस होगी, और जब छोटे छोटे बच्चे जिनकी एजुकेशन वेस्ट हुई, हमने देखा है कि उनके अंदर मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, उनके अंदर एटीट्यूड और बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं। अब वो 1.5 साल 2 साल अगर कोई शख्स स्कूल ना गया और उसके बाद वापस आया, तो उसकी राइटिंग स्किल्स, उसकी लिसनिंग स्किल्स, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये सब भी हैम्पर होती है। तो इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली जो है वो गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी को भी जाता है। एक बहुत बड़ा बहरान सामने नजर आ रहा है, तो इसको कैसे जो है इस बहरान से निपटना होगा, ये हम अपने एक्सपर्ट से और सामने जो ऑडियंस हमारी बैठी है इनसे भी हम जानेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। कोविड की नई जो सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर आयशा खलील साहिबा, ये फरमाइए कि जो बात कही जा रही है कि 12 साल से ज़ायद बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो लाजमी अब करार दी जा रही है, बल्कि स्कूलों में होगी। उसके साथ साथ पेरेंट्स जो हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगाई है, तो पेरेंट्स खुद भी ये कह रहे हैं बहुत से, और उन्हें अपने बच्चों के वाले तशवीश है
कि खुदा न खास्ता कोई उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो बच्चों को, तो उस पर आप उन्हें क्या एड्रेस करेंगे? एक जुमले में मैं जवाब दूंगी कि ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं भी और ज़रूर खुद वैक्सीनेट हों भी। और मैं खुद भी वैक्सीनेटेड हूँ, मेरे बच्चे भी वैक्सीनेटेड हैं। मेरी छोटी बच्ची 13 साल की है, वो अभी 13 साल की हुई है, सो वो भी, उसको भी मैंने 6 महीने पहले वैक्सीनेट करा दिया था। जैसे ही गवर्नमेंट ने खोली थी, जिस दिन गवर्नमेंट एज खोलती है उस दिन मैं अपना बच्चा ले जाती हूँ और उसको वैक्सीनेट करा देती हूँ। सो देयर इज़ वन क्लियर आंसर, देयर इज़ हार्डली अ रिस्क। हमारा देखिए फ्यूचर नहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते। मैं अभी बाहर सड़क पे जाऊंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे कोई हिट ना करे, लेकिन रोजाना लोग हिट होते हैं। तो अब आप ये कहें कि मैं यहाँ से उतरते हुए मेरा फ्रैक्चर नहीं होगा, तो ये इम्पॉसिबल है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। मगर इन जनरल अगर आप कहें 5 मिलियन में एक बंदे को कुछ होता है, तो 5 मिलियन में एक बंदे को वैसे भी हो जाता है। इन जनरल वैक्सीन इज, इफ यू वांट टू से 100% सेफ, देन इट्स 100% सेफ। अच्छा ठीक है, तो तारिक शाह साहब आप फरमाएं कि ये प्रोसेस है क्या? स्कूल्स में अगर वैक्सीनेशन होगी तो क्या आप पेरेंट्स से इजाज़त ले रहे हैं, और फिर कौन सी वैक्सीन है जो स्कूल्स में लगाई जा रही है? देखिए 12 एंड अबव को जो सिर्फ फाइज़र या मॉडर्ना रिकमेंडेड है, फाइज़र ज़्यादा रिकमेंडेड है कि बच्चों को लगाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर हमने एक वे आउट ये लिया है कि पेरेंट्स खुद वैक्सीनेशन सेंटर पर अपने बच्चों को लेके जाएं। हर स्कूल ने अपने हिसाब से एक डेडलाइंस दे दी हैं, जो कि अगर एनसीओसी को देखें तो 1 फ़रवरी उन्होंने भी कह दिया कि जब करना है वैक्सीनेट, तो बेहतर ये है कि पेरेंट खुद लगवाएं ताकि अपनी सेटिस्फेक्शन के साथ वो वैक्सीन भी देख सकें, प्रॉपर कार्ड भी उनके पास हो ताकि सेटिस्फेक्शन फुल हो। क्योंकि स्कूल्स में जब लगती है थोड़ी बहुत उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि भाई बच्चा किस तरह लगा होगा, सही तरह हैंडल हुआ होगा, तो पहली प्रेफरेंस तो ये। लेकिन इन दी एंड अगर बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया गया पेरेंट्स की तरफ से, तो फिर स्कूल्स में जब टीम आएंगी तो वो बाय फोर्स भी लगाएंगी। ये हमें कह दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो या उसको वैक्सीनेट किया जाएगा या स्कूल के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो दोनों केसेस हैं, जैसे सिम बंद कर दी गई थी जब लोग का रश आया था और उन्होंने वैक्सीनेट करवाया था, तो अब शायद यही होगा कि बच्चों को स्कूल में एंटर नहीं होने दिया जाएगा, तो जब बच्चे भी वैक्सीनेट हो ठीक है, जाएंगे। इसमें जावेद साहब बात ये है कि आप पोलियो की मिसाल ले सकते हैं। हम जो हैं वैसे तो खुद कुछ इन्वेंट कर नहीं रहे, कुछ हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में या मेडिसिन की फील्ड में पाकिस्तान को जहाँ होना चाहिए था वहाँ हम कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। और आवाम का ये हाल है कि हम ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है जब उन्हें समझाया जा रहा है, पेरेंट्स को कहा जा रहा है या बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि जनाब वैक्सीन लगा दें। तो आई थिंक कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पर, और अवेयरनेस जो है वो सबसे पहले मैं समझता हूँ पेरेंटल एंगेजमेंट के ज़रिए होगी। अगर पेरेंट खुद अवेयर होगा तो वो अपने बच्चों को जो है वो अवेयर कर सकता है कि भाई हाँ ये इस वक्त जो है वो नीड ऑफ द टाइम है, और जो भी हालात है उसके साथ आपको एडजस्ट होना पड़ता है। हमें किसी के कंट्रोल में नहीं है ये सिचुएशन कि भाई आज ये सब चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं ये हमें नहीं पता था कि हमारे साथ होंगी, हमने एडजस्ट किया अपने आप को, और वैक्सीन के साथ भी हमें अपने आप को एडजस्ट करना होगा, और इन तमाम चीज़ों के साथ कि भी हाँ किस तरह से हमें अपने लाइफ में वो चेंजेस लानी होंगी जिसके ज़रिए हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। ख्वाजा तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑल कराची मैरिज हॉल्स लॉन ऑनर्स एसोसिएशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो सर क्या करें, मतलब जैसे स्कूल्स का तो ऑल्टरनेट मौजूद है कि जनाब 6 दिन से 3 दिन कर दिया है या ऑनलाइन जा सकते हैं, तो शादियों का ऑल्टरनेट क्या है जनाब? सादगी से निकाह कर लें, थोड़े लोगों को बुला के जो वलीमा कर लें, तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब बल्कि बहुत सारे लोग को इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, और पिछले लॉकडाउन के अंदर जो एक बड़ी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मैरिज हॉल्स तो इन्होंने बंद किए थे, लेकिन जो इनका ऑब्जेक्टिव था कि गैदरिंग्स जो है वो ना हो पाए, तो वो अचीव नहीं हुई है। लोगों ने छुप छुपा करके घरों में भी किया है, फार्म हाउसेज में भी किया है, हर जगह पे वो गैदरिंग्स हुई हैं। और हमने गवर्नमेंट को यही कहा है कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता चलेगी। देखें हमारा एक सोशल सर्कल है, मतलब जो भी कौम होती है उसकी कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर हमारे यहाँ कोई शादी का फंक्शन होता है तो आप कहें जी 10 लोगों को बुला के 20 लोगों को बुला करके आप शादी का फंक्शन निपटा लेंगे, वो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है सोसाइटी में। ठीक है, तो वो जो गैदरिंग्स हुई हैं जहाँ पर शायद 50 लोग की मुश्किल से आ सके, वहाँ पे 200-200 300 लोग वहाँ पर एंटर हुए क्योंकि वो नॉन रजिस्टर्ड जगहें थी। स्कूल जो है ऑल्टरनेट डेज पे जाना बेटर है इस बनस्बत इसके कि ऑनलाइन क्लासेस हों, क्योंकि बच्चे अगर फिजिकल आएंगे तो सबसे मेन चीज़ ये है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गए हैं स्टूडेंट्स के अंदर,
अंदर, और फिर बिहेवियर चेंज बहुत आ गया है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि घर पे जो एक रूटीन उनकी है, फ्री टाइम बहुत मिल गया है स्टूडेंट्स को। और अगर जब डेली स्कूल आएंगे या ऑल्टरनेट डेज पे भी आते हैं तो एक रूटीन सेट हो जाती है बच्चों की, एक पंक्चुअलिटी हो जाती है। तो ऑल्टरनेट डेज पे जाना बेटर है बनिस्बत इसके कि ऑनलाइन क्लासेस की जाएं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की जी। इधर एक पेरेंट्स भी बैठे हुए। माशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत अच्छी रहीं, लेकिन फ़िज़िकल क्लासेस का जो इम्पैक्ट है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि फ़िज़िकल ऑल्टरनेटिव ही सही, लेकिन स्कूल आना बहुत ज़रूरी है। हमने जो फेस की ये प्रॉब्लम 2019 से लेके अब तक हम ये एक चैलेंज फेस कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, कि कुछ पेरेंट्स ने जो बात अभी सर ने भी की और हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्होंने भी ये की कि बच्चों को हम लोगों ने घर बिठाया, जिसका रीज़न यही रहा कि बहुत सारे रीजंस थे कि दे डोंट वांट टू पे, फीस नहीं देना चाहते थे, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट बच्चों पे ये आया कि बच्चे अब इस वक्त अपनी एज के हिसाब से कोई लर्निंग नहीं हुई है उनकी। और अब जो एडमिशन्स ले रहे हैं, जो कि 2 साल घर बिठाने के बाद बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो आप यकीन करेंगे कि बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तालीम जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तबाह नहीं हुई तालीम उस वजह से तबाह हुई कि पेरेंट्स ने बच्चों को घर बिठाया एंड इवन ऑनलाइन क्लासेस में भी पार्टिसिपेट नहीं कराया उन्हें। तो पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर स्कूल उनको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी दे रहा है तो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पार्टिसिपेट कराना चाहिए। 2 बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भी हम राय लेते हैं। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? नाम क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद है, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। क्लास 9 में है। तो आप फरमाएं कि जो पिछले 2 साल सूरत हाल रही, तो ऑनलाइन से मुतमईन है, ऑनलाइन स्टडी से आप, या समझते हैं कि स्कूल ज़्यादा बेहतर है, कि स्कूल में आएंगे तो वही ज़्यादा बेहतर होगा? ये फिज़िकल क्लास बेहतर है कि ऑनलाइन क्लास में मेरे होते हैं, कभी भी लाइट चली जाती है तो फिर हमारा बहुत लॉस हो जाता है। एक सवाल आता है अक्सर स्कूलों के हवाले से कि स्कूल्स में SOPs का ख्याल रखा जाता है या नहीं रखा जाता, तो आप बताएं कि इस स्कूल में SOP का ख्याल रखा जाता है या नहीं रखा जाता? जी बिल्कुल रखा जाता है। मार्क्स हम लोग जब तक स्कूल में होते हैं तब तक हमारा मार्क्स भी ऑन द फेस होता है, रखा जाता है। अच्छा, यानी मास्क पहना जाता है, सोशल डिस्टेंस रखा जाता है जी। और अब तो स्पोर्ट्स भी कम हो गया है, एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। चारों सूबों में सिंगल नेशनल कैरिकुलम फॉलो हो रहा है, तो सिंध में क्यों नहीं? इसके अंदर देखें, सिंपल सा जवाब ये है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूबा खुद मुख्तारी जब आ चुकी थी, तो अभी भी सारे सूबों में नहीं हो रहा, सिर्फ KP के और पंजाब के अंदर फॉलो हो रहा है। बलूचिस्तान इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टूवर्ड्स सिंगल नेशनल करिकुलम। तो सिंध भी ऑब्वियसली इस बारे पे सोच रहा है, कोई रिजर्वेशंस है करिकुलम की, उसको जब सॉल्व कर लिया जाएगा तो ये सब आ जाएंगे। लेकिन इवेंचुअली सिंगल नेशनल करिकुलम जब तक 18 अमेंडमेंट स्टैंड करती है, ये आ नहीं सकता। का रिप्लाई मैं दे देती हूँ इस सवाल का। वो एक्चुअली हमें रीजनल ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं, उन्होंने कुछ एडिशन कर दिया है। पेरेंट्स साल के स्टार्ट में कोर्स खरीद लेते हैं, अगर हम बीच में कुछ ऐड करेंगे तो जाहिर बात है ये उनके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाएगा। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो हम सिंगल नेशनल कैरिकुलम की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन 60-40 होगा। और मेरा एज बीइंग प्रिंसिपल ये बात थी कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ चले तो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सब्स्टिट्यूट था, वो एक टाइम था, उसको भी कामयाबी से गुजारा। लेकिन उसके बाद हमारे पास टीचर्स की कुछ रिजर्वेशंस आई। टीचर्स ने बताया कि बच्चे सिर्फ इस डिस्टेंस के साथ देखना शुरू हो गए। व्हेन एवर दे आस्क टू देम कि बोर्ड की तरफ देखो, वो बोर्ड की तरफ नहीं देखते। हमारा टाइक्वांडो का टीचर है, वो कहता है कि ये मुझे लगता नहीं है मेरे स्टूडेंट्स हैं, हर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मुझे बिठा दें। ये बच्चे लाइंस में नहीं चलते, ये क्यों में नहीं खड़े होते। मतलब अभी बच्चों के साथ हमें जो नज़र आ रहा है, ये 2-3 सालों में हमें बहुत कुछ ये चीज़ें नज़र आएंगी, जो बच्चे घर पे सिर्फ और सिर्फ एक सोफ़े या कुर्सी या बेड या चेयर पे बैठना स्टार्ट हो गए। ये थोड़े दिनों के बाद बहुत प्रॉब्लम करेगा। लास्ट में डॉक्टर साहिबा, वेरी क्विक बात ये है कि और प्राइम मिनिस्टर ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहते रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बड़ा मसला है वो माशी मसला है, और हम इस कोविड के हाथों अपनी माशी पहिए को नहीं रोक सकते। हम है ही नहीं सिचुएशन में, इस मुल्क है ही नहीं सिचुएशन के अंदर, गवर्नमेंट इस काबिल ही नहीं है कि लोगों को घर बैठे कुछ दे सके। तो पाकिस्तान के लोग तो अपने दम पे चल रहे हैं, कारोबार करेंगे तो चीज़ें चलेंगी, वरना कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट तो खुद मुश्किल के अंदर है, गवर्नमेंट तो खुद IMF से दुनिया भर से जो है उधार लेती फिर रही है।
तो उसमें जो है आप क्या समझ रही हैं कि ये कैसे पैरेलल गाड़ी चलेगी कि मईशत भी चलती रहे और ये कोविड के केसेस भी ना बढ़े? दो बातें तो हमने बार बार कह दी, मास्क जरूर पहने, वैक्सीनेट जरूर हो, कोशिश करें कि जब भी इंडोर है, क्योंकि देखिए ये हाई रिस्क एक्टिविटी है, आप अगर एक 3 फुट की टेबल के अक्रॉस बैठे हुए हैं और मास्क उतार के खा रहे हैं तो ड्रॉपलेट जाएगा, दिस इज अ हाई रिस्क एक्टिविटी। वेंटिलेट करने की कोशिश कर लें, खिड़कियां खोल दें, एग्जॉस्ट लगवा दें अपनी बिल्डिंग्स में। और अगर गवर्नमेंट को कोई, जब ऑब्वियसली ये जेरो बम आएगा ना, जब ज्यादा फैल रहा है कोई चीज, तो उस वक्त ये कर दें कि सिर्फ फैमिलीज, एक फैमिली डाइन इन कर सकती है, जैसे आप कह रहे हैं एक फैमिली एक गाड़ी में आती है, सो आप एक फैमिली डाइन इन कर सकती है, एक आप टेबल्स को स्पेस आउट कर दें। लेकिन ये बात सही है कि अगर गवर्नमेंट लोगों से ऑन द ग्राउंड नहीं सवाल करी तो उनसे फीडबैक लेना जरूरी है ताकि वो सजेस्ट कर सकें ऑप्शंस। आई एम श्योर देयर आर वेज टू गेट अराउंड इट। आप शायद 100% बिजनेस ना चला सकें लेकिन 80% चला सकेंगे, सो 80% विल बी बेटर देन सेंडिंग देम होम। ठीक है, उसके साथ साथ ऑनलाइन ऑप्शन भी मौजूद हैं हर शोबे के अंदर जो है। वेंटिलेशन एक जरूरी चीज है कि जहाँ पे जब आपको लगे कि कोई भी ड्रॉपलेट चीज फैल रही है तो आप उसको अपनी वेंटिलेशन की मैक्सिमम कोशिश कर लें। जी नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों ने पिछले 2-2.5 साल के अंदर इस कोविड-19 का मुकाबला किया है, अब आगे भी हम सब जो है मिलकर इसका मुकाबला करें। और उसके लिए हमें ज़्यादा बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं वो एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाते और फिर जो है वो मुश्किल में फंस जाते हैं। हम सब ने जो है जो SOPs है उसका ख्याल रखना है ताकि हमारी मईशत का पहिया भी चलता रहे और हम जो है इसके कोविड के फैलाव से भी जो बच सकें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।